मुर्दाबाद 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 संजय तोलिया मुर्दाबाद 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 संजय तोलिया मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ होश में आओ। जी सर। क्या उत्तराखंड राज्य इसलिए बना था कि मेरे जैसे दिव्यांग को भी सड़क पर बैठना पड़े? क्या वो सरकार से मेरे को पूछने का अधिकार है कि रोटी, कपड़ा, मकान ये बहुत आवश्यक है और जनता से ये वादे किए जाते हैं और जनता से वादे किए जाते हैं रोजगार देने के, तो रोजगार देने के बजाय तो रोजगार तो छीना जा रहा है। तो मेरे जैसे दिव्यांग को भी इस देश में या इस राज्य में सड़क पर बैठना पड़ रहा है, तो इसके लिए दोषी कौन? मैं खुद या सरकार? चलिए, सरकार सरकार और सरकार सरकार हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो हमारे हक हकूक के लिए लड़ सके। और आज जरूरत है उत्तराखंड सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तमाम जो अध्यापक हैं इस समय ये तंबू लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए, मैं इस समय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी में हूँ और इस भारी बरसात में पिछले 4 दिनों से यहाँ काम करने वाले कर्मचारी या टीचर, वो अध्यापक जो कहते हैं कि निर्माता होता है, भविष्य होता है आपके बच्चों का, और यहाँ ये धरने पे बैठे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से। 5 जून से ये धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कारण है, इनसे बातचीत करेंगे। पहले जी, आप लोग क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? सर हम लोग 10-12-13 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, टीचर से हम लोग। और पिछले 30 मई को हम सभी को, जो हमारी उत्तराखंड राज्य की एकलव्य जो संगठन समिति है जो इसको ऑपरेट करती है इन स्कूल्स को राज्य के अंदर, उन्होंने हमको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया, कार्य मुक्त कर दिया है। और कह रहे कि तुम लोगों की जगह जो है हम नेक्स्ट से एम्प्लॉय को मंगा के जो है उनको भर्ती करते हैं। लेकिन ये भी तो बताया होगा आप लोगों में कमी क्या है? नहीं सर, हम लोगों में कोई भी कमी नहीं है। और हम लोगों के लिए इन्होंने कहा था कि 2021 में हम लोगों, क्योंकि हम हर चीज़ में 100% रिजल्ट रहता है हमारे स्कूल का, सभी टीचर्स का रिजल्ट 100% रहता है। और हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो उच्च संस्थानों में, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज में इस समय अध्ययनरत हैं। और कुछ लोग पास आउट होकर अच्छे पैकेज भी ले रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। लेकिन इसी को देखते हुए जो ये राज्य स्तरीय समिति है, एकलव्य संगठन समिति, उन्होंने फैसला लिया 2021 में कि हम जो है इन टीचर्स की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए इनको हम परमानेंट करेंगे, यानी नियमितीकरण करेंगे और उसके लिए कमेटी गठित करेंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ और अभी 2024 के 30 मई को हमको जो है सर्विस से निकाल कर तो बाहर। समिति से आप लोगों ने दोबारा बात करी है? क्योंकि वो कह रही थी कि इन्हें नियमित किया जाएगा, नियमित के बजाय तो आप लोग तो यहाँ तंबू लगा के बाहर बैठ गए। सर हमने उनसे बात की, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में भी हमारा मैटर चल रहा है और कोर्ट से भी स्टे मिल रखा है। बावजूद उसके ये लोग जो है हमको लेने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे कि हम जो है तुम लोगों को ऊपर से हम वो नियुक्त करते हैं सेंटर के एम्प्लॉयज को, इस तरीके से मतलब हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है। हम लोगों को घर खाली करने के नोटिस वगैरह भी भिजवा दिए गए हैं। चलिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। 24-25 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए और कह रहे थे कि यहाँ के जड़ जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा। अरे काहे का अधिकार होगा? 12-12 साल, 13-13 साल ये नौकरी करने के बाद में इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े विज्ञापन कह रहे हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। भाई साहब, क्या मेन कारण क्या लग रहा है आपको हटाने का? क्या इसके पीछे मंशा क्या है? सर जैसा कि सर ने भी बताया, समिति जो राज्य की समिति, 2 समिति इसको देखती है। एक राज्य की एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, और क्योंकि ये केंद्र का विद्यालय है तो नेस्ट के नाम से, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, वो है समिति जो पूरे देश के ये राज्य की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके जो अध्यक्ष हैं वो बाय वर्चू जो सचिव समाज कल्याण है वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और सचिव जो है एडिशनल डायरेक्टर जनजाति कल्याण, वो है। तो एडिशनल डायरेक्टर साहब जब से ये विद्यालय बना है तब से इस पद पर हैं, सचिव के पद पर हैं। तो वो हर एक चीज़ इस बात की जानते हैं, जो भी निर्णय हुए हैं वो उनके संज्ञान में, उन्हीं के अध्यक्षता में हुए हैं हम कह सकते हैं। क्योंकि सचिव साहब अल्पनाई जी थे पहले, वो लंबे समय तक रहे, उन्होंने इस विद्यालय के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करी। अभी फिर बीके संत जी बने थे, अब उनका भी कल शाम सुना है कि उनको, उनसे भी ये प्रभाग जो है किसी और को हस्तांतरित हो चुका है। बिल्कुल। तो अल्पनाई जी तक जब ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी चीज़ें ठीक थी, लेकिन 2021 के बाद का जो समय है, जब हमारे लिए निर्णय हो चुका था, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से हम ही थे जो इस विद्यालय में हैं, कभी नियमित शिक्षक नहीं रहा। राज्य समिति ने उसके बाद लापरवाही करी
केंद्र की समिति का इसमें वैसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने चीज़ों को, हमारे जो मैटर है उसको राज्य समिति पे छोड़ा हुआ है, और राज्य समिति ने ये निर्णय भी लिया था कि इनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट तक नहीं भेजी। हमारे पदों को खाली दिखाया गया, जिस वजह से उन्होंने हमारे पदों पर नियमित नियुक्ति भेजी, जिसके अगेंस्ट वो पहले ही शपथ पत्र दे चुके थे कि हम यहाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन उनको मिसगाइड राज्य समिति ने किया, तो राज्य समिति इसके लिए जिम्मेदार है सर। जी, अब देखिए, आप खामियाजा भुगत रहे हैं ये अध्यापक, और मिसगाइड करने का काम, ये आरोप लगा रहे हैं राज्य समिति पे। अब राज्य समिति में हमारे उत्तराखंड के लोग भी होंगे, और उत्तराखंड के लोग, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये सभी लोग ज्यादातर उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और एकलव्य की अगर मैं इस कालसी वाले की बात करूं, जितना मैं खोज पाया हूं, बहुत पुराना ये है, और बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ से देखने को मिले हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिले हैं, मैडम भी है, थोड़ा उनके पास भी चलेंगे। अब क्या कह रहे हैं वो, क्या होगा इसमें? सर, अभी तक तो उन लोगों ने नियमितीकरण की, जो हमारी प्रोसेस, हमारी डिमांड है कि हमें नियमितीकरण की प्रोसेस से चलाया जाए, और इसके अलावा जो हमको कोर्ट ने स्टे दिया है 18 सितंबर तक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अंदर रखना था एज अ टीचर, लेकिन उन्होंने रखा नहीं है अभी तक। तो हमारी डिमांड है पहले तो हमको अंदर लिया जाए, उसके अलावा 15 दिन के अंदर हमें नियमितीकरण की जो प्रोसेस है उसको फुलफिल किया जाए, बिकॉज वही हमारा मेन डिमांड है। और जब 2021 में समिति ने डिसीजन ले लिया है, कोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन दिया है, तो इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है, हमारी यही डिमांड है। अभी कौन डायरेक्टर है यहाँ पे? श्री संजय सिंह सूर्य। तोलिया साहब, तोलिया साहब यहाँ तो बैठते नहीं होंगे, वो बैठते होंगे देहरादून। थोड़ा इधर आना चाहूंगा। तोलिया साहब कहाँ बैठते हैं? थोड़ा इधर रहे। हाँ, कहाँ पे बैठते हैं? सर देहरादून जनजाति निदेश। अच्छा, धूनी खानी देहरादून, सब भी धानी देहरादून, सबको देहरादून ही बैठना है, बस अध्यापकों को यहाँ आना है और यहाँ धरने पे बैठ जाना है। उनसे बातचीत हुई है आपकी, क्या कहते हैं? सर हमारी कल जो हमारे एडी साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर साहब कल आए थे, उनसे बातचीत हुई, विफल रही वैसे, और उनसे ही वार्तालाप की जो है समिति है पूरी ये, और उसमें समिति में कई सदस्य होते हैं। तो ये समिति के स्तर से जो गलती हुई है, और समिति के स्तर से जो हमको जो है हमारे पदों को सुरक्षित नहीं रखा गया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो संविदा पे पूरे भारतवर्ष में सर 400 एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, जिनके आगे लगा हुआ है आदर्श आवासीय विद्यालय। ये 400 स्कूलों में जो सबसे आदर्श है वो ये है, जो कि वास्तव में उस आदर्श को आदर्श साबित करता है। ये कैसा आदर्श है? स्कूल तो आदर्श है, अध्यापक बाहर तंबू में बैठे हुए हैं। आदर्श की एक नई परिभाषा और समझ लीजिएगा। 400 में से ये विद्यालय तो आदर्श है, लेकिन इस विद्यालय को आदर्श बनाने वाले वो शिक्षक बारिश में यहाँ तंबू गाड़ के बैठे। सर हमने इस विद्यालय को चलाने में अपना पूरा मनोविज्ञान लगा दिया, शरीर लगा दिया, रात दिन काम करते हैं, और बच्चों को हम रीजनल टॉपर देहरादून रीजन में 8 साइड से दे चुके हैं। 98% 98 तक हम ला चुके हैं, और हमारा टारगेट ये नहीं रहता कि बच्चा 60% लाए, हमारा टारगेट है 90% से ऊपर बच्चा लाए। ज्ञान में कोई कमी नहीं रखते हैं, और बच्चा नंबर से हम गिनते नहीं, लेकिन सरकार को नंबर चाहिए तो नंबर भी हमने दिया, हमारा बोर्ड लगा हुआ है, एजुकेशनल बोर्ड, अंदर आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। चलिए, आप कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मुझे हिमाचल के, मध्य प्रदेश के उदाहरण दिखा रहे थे। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून होना चाहिए। अरे भाई, भू कानून हिमाचल जैसा कुछ नहीं होता है। हमारी सरकारें हिमाचल जैसा काम क्यों नहीं कर रही हैं, और हमारा जनमानस हिमाचल की तरह क्यों नहीं सोच पा रहा है? हिमाचल में क्या है, वहां भी तो होगा एकलव्य। जी, हिमाचल प्रदेश में जो एकलव्य विद्यालय हैं, उनकी समिति ने ये नियम बनाया हुआ है, 2 साल की संविदा पर वो शिक्षक को रखते हैं, और 2 साल के बाद उनको नियमित कर दिया जाता है। और जो केंद्र की समिति है, वो उनको अपना सेंटर का एम्प्लॉय बना रही है। अगर किसी एम्प्लॉय की योग्यता में कहीं कोई इधर-उधर कमी है, क्योंकि सेंटर के नॉर्म्स बदल जाते हैं, वो उसके लिए भी उनको समय दे रही है। तो हमारी जो समिति है, वो नेक्स्ट को जिम्मेदार बना रही है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लगा रही है। नेक्स्ट तक तो ये कभी प्रपोजल गया ही नहीं, क्योंकि अगर ये जाता तो नेक्स्ट कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश के ये डॉक्यूमेंट है, टॉप टू बॉटम, मतलब जो एम्प्लॉय ग्राउंड स्टाफ से लेकर और जो भी वहाँ पे 2 साल की पूरी संविदा दे चुका है, उसको उन्होंने नियमित वेतन पर लिया है, और उसकी जानकारी नेस्ट के साथ साझा की, और नेस्ट ने उसको अपना एम्प्लॉय, सेंटर का एम्प्लॉय बना दिया, वही उनके सैलरी को पे कर रही है। जबकि हमारे यहाँ गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है कि कभी सैलरी का ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, नेस्ट को कभी नहीं है। आपने जिस पे रोल पे रख लिया, वो उस सैलरी को दे रही है, पैसे के लिए कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम में, और अभी जो इस नेस्ट के बनने के बाद और इस भर्ती विज्ञप्ति के बाद महाराष्ट्र ने तो अपने एम्प्लॉय के लिए लिया, उनके लिए कभी कोई निर्णय नहीं हुआ था, वहाँ की पॉलिसीज भी अलग थी। लेकिन उस
भर्ती विज्ञप्ति में उनके पदों को जारी होने के बावजूद भी उनकी समिति ने उनके लिए स्टैंड लिया और 5 जो सितंबर शिक्षक दिवस था उस दिन उनके लिए नियमितीकरण का प्रस्ताव लेकर गई, जो कि 1-2 दिनों में ही सैंक्शन होकर आया और वो आज नियमित वेतन ले रहे हैं। और हमारे लिए 21 में निर्णय होने के बावजूद आज हम बिना पैसे के, बिना किसी छत के यहाँ बारिश में बैठे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य समिति की वजह से। चलिए चलिए, राज्य समिति पे बहुत सारे के आरोप लग रहे हैं और राज्य समिति का खामियाजा अध्यापक तो भुगत रहे हैं वो अभिभावक भी और वो बच्चे भी, क्योंकि मेरे पीछे अभिभावक भी खड़े हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ स्कूल आ नहीं पा रहे हैं। अभिभावकों से बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र। चौहान जी, क्या बात है, बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे स्कूल? सर, बच्चों को भेज के क्या करेंगे हम यहाँ? जो तो विद्यालय को चलाने वाले टीचर्स हैं वो बाहर बैठे हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बच्चों को नहीं भेजा जाता। इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे 10 से 12 टीचर आए हैं जो नेस ने भेजे हैं, उनमें साइंस का कोई टीचर नहीं है, किसी तरह की कोई इनको कुछ। अब विद्यालय में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे नहीं भेज रहे हैं। यहाँ 10 से 12 बच्चे जो अभी तक आए हैं वो ऐसे बच्चे आए हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, जो कहीं किसी रिश्ते नाते में रहते हैं, उन्होंने उठा के उनको यहाँ पे छोड़ दिया है। एंट्री आऊंगा आपके पास में। आपके भी बच्चे यहाँ आते थे? जी, हमारे भी बच्चे हैं यहाँ पर, सभी गार्जियनों के बच्चे। अभी कैसे भेजेंगे सर? मेरी बच्ची साइंस से है, साइंस में पीजीटी का यहाँ एक भी टीचर नहीं है। पीजीटी में साइंस का एक टीचर नहीं, केवल अंग्रेजी का है, साइंस वाला अंग्रेजी में। तो बाकी व्यवस्था हमने जब देखी, जो बच्चे गए उनके बाल कटे हुए नहीं, उनके छात्रों तो इसका हमें डर सा भी लग रहा है कि अंदर से बच्चे कुछ सामान लेके न जाए। आपके बच्चे हैं? सर नमस्कार। सबसे पहले सर मैं पीकेडी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर मैं यहाँ के पूर्व अभिभावक हूँ। मेरे बच्चों को निकल के यहाँ से 4 साल हो गए हैं। और सर मेरा जो एक बेटा है वो सर पंजाब नेशनल बैंक में है। जो सर आज टीचर जिनको अंदर होना चाहिए था, जिनके बदौलत आज बड़े बड़े संस्थान में NIT, आपके क्या कहते हैं MBBS वगैरह अच्छे पैकेज ले रहे हैं, वो टीचर जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत आगे पहुँचाया, इस स्कूल को बहुत आगे पहुँचाया, वो बच्चे वो आज अभिभावक भी और जो जितने भी यहाँ शिक्षकगण हैं जिनको सर अंदर होना चाहिए था, वो आज यहाँ सड़कों में बैठे हुए। वो सर आप देख रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सर? बाकी बच्चों की दृष्टि से जो यहाँ के अभिभावक है, जिन्होंने बोला, नरेंद्र चौहान जी ने वगैरह बोला है, वो सर कैसे भेजें? जिनके हाथ में हमारे बच्चों का यहाँ पे जंगल में सुरक्षित है, वो बिल्कुल भी सुरक्षित है नहीं। जिनके हाथ में हमने भेजा था वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। चलिए चलिए, ये वाकई में एक बड़ी विचित्र बात है। इन अध्यापकों को आप देखिएगा इस समय, और ये खबर मार्क कर रहा हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके लिए भी इस खबर को मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे अध्यापक हैं और इसलिए भी मुझे अध्यापकों की पीड़ा होती है, क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक का बच्चा हूं। मैं बेटा हूं अध्यापक का, मेरे पिता भी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। ये सामने है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो इस समय राह देख रहा है उन अध्यापकों की। और ऐसे अनगिनत विद्यालय हैं, ऐसे अनगिनत स्कूल हैं जहां पे बिल्डिंग तो है लेकिन अध्यापक नहीं है। ये अध्यापक हैं तो उन्हें निकाल दिया है। चलिए, थोड़ा 2 बालक भी हैं, कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन ऐसा भविष्य टेंट के नीचे क्या करेगा? जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। 2010 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, मैं तब से इसमें हूँ। और सर हमने इस स्कूल को 0 से देखा है सर। तब इस स्कूल कुछ नहीं था और इसकी ग्रोथ को सबसे ज़्यादा अगर किसने देखा तो हमारे बैच ने, और उस टाइम के जो टीचर्स थे, और इन टीचर से हम लोगों ने पढ़ा है। तो सर ये स्कूल सर जौनसार बाबर के लिए वो है कि अगर यहाँ पे वो बच्चे नहीं पढ़े होते तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता था वो आज जिस मुकाम पे पहुँचे वहाँ नहीं होते। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं अभी कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा होता या कोई SSC की तैयारी कर रहा होता, हम इतने बड़े सपने ही नहीं देख पाते। यहाँ बच्चे वो आए हैं जो गांव में प्राइमरी में पढ़ा करते थे, जो ABCD सेकंड प्लस थर्ड क्लास में सीखते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। और सर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स पहले से थी, धीरे धीरे करके ये स्कूल स्टेबिलिटी पे आया था। इसका रीज़न था कि अब धीरे धीरे टीचर्स एक्सपीरियंस आने लग गए थे, टीचर्स को एक्सपीरियंस होने लग गया था, अच्छी ग्रोथ होने लगी थी। क्योंकि हमने देखा है सर, अभी कल हम मैम से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम रख लेंगे टीचर बाहर से। अब आप बताओ सर, हमने झेला है, कोई टीचर 1 घंटे के लिए पढ़ाने आता है तो 10 बहाने लगा, कभी बोलेगा कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, कभी हमको बोलते थे कि बारिश हो रही है, कभी 10 मिनट में उनको जाना होता था कि मुझे आज लेट हो रही है। अब बताओ, यहाँ पे 24 घंटे स्कूल होता है सर। आप कोई भी आप बच्चा ट्यूशन पढ़ सकता है बाहर, यहाँ पे बच्चा उसी के लिए वही टीचर है, वो सुबह स्कूल में भी उसी से पढ़ेगा, रात को उसको डाउट होगा तो उसी टीचर के पास जाएगा, दिन में उसको डाउट होगा उसी टीचर को। अब बताओ, साइंस के टीचर्स नहीं है, वो बच्चा किसके पास जाएगा? जी, बड़ा सवाल है। चलिए, आपके पास भी आऊंगा। आपका क्या नाम है? सर अभिषेक मेरा नाम है। आप भी यहीं से पढ़े हुए हैं?
तो इनमें क्या कमी है? कुछ कमी लगी है आपने, इन्होंने आपको भी पढ़ाया होगा। सर कोई कमी नहीं है और इनकी बदौलत जो हम आज पढ़ पा रहे हैं, बाहर रह पा रहे हैं देहरादून में या कहीं भी बाहर बड़े शहरों में रह पा रहे हैं, तो इन्हीं टीचर की बदौलत हम रह पा रहे हैं। इन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया, हमारी परवरिश करी, यहाँ पर 7 साल तक हम यहाँ रहे हैं और कोई भी कमी इनके अंदर नहीं है। हम तो आज इन्हें सपोर्ट करने आए हैं और लेकिन प्रशासन की वजह से अगर इनको ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अब धरने में बैठ रहे हैं, हम इनका साथ दे रहे हैं, अब देखते हैं कब तक प्रशासन इनकी बात सुनेगा। चलिए चलिए, ये दोनों बालक कह रहे हैं कि इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी कहीं ना कहीं तो है। कहीं तो कोई कमी है जिसकी वजह से ये बाहर धरने पे बैठे हैं। और अगर कमी नहीं होती तो ना तो यहाँ अभिभावक होते, ना ये टीचर बाहर बैठे होते और ना वो बच्चे अपने घरों पे बैठे होते, सब इस गेट के अंदर होते। तो चलिए, अंत में एक बार फिर से इस खबर को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मार्क जरूर कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो भविष्य है उन बच्चों का, इनके साथ न्याय जरूर होगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।